List the properties of the compound और राइट एनी 3 डिफरेंसेस ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट्स। यहाँ पे भी हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है हमें कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बतानी है और दूसरा क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो पहले का आंसर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। हम कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ नहीं सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। किसके द्वारा? फिजिकल मेथड्स के द्वारा। हम केमिकल मेथड्स के द्वारा कर सकते हैं, बट फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। Second, the properties of a compound are entirely different from those of its constituent elements। जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है और जो कंपाउंड जिस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है वो उन दोनों की प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होती है। अगर एक कंपाउंड है वाटर, उसमें कौन से एलिमेंट्स है? H और ऑक्सीजन। H यानी हाइड्रोजन और O यानी कि ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाटर की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल अलग होती हैं। एनर्जी इज़ यूजुअली इधर गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। जब प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड होता है, जब हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो इसमें एनर्जी या तो हम देते हैं या तो हम एब्जॉर्ब करते हैं या तो वो रिलीज़ होती है। द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज़ फिक्स्ड। कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स होता है। अगर वाटर में 2 H होते हैं और एक ही ऑक्सीजन होता है तो वो हमेशा हर पानी के लिए फिक्स ही होगा। चाहे आप कहीं का भी पानी ले आओ, नाले का ले आओ, या आप कहीं डिस्टिल्ड या किसी का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। फिर अ कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और लास्ट क्या है? अ कंपाउंड इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। कंपाउंड एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें 3 डिफरेंसेस बतानी है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स के बीच में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है? पार्टिकल्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। गैसेस में क्या होता है? पार्टिकल्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम बोथ। और गैसेस में ना ही डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। पार्टिकल्स आर सॉलिड में पार्टिकल्स आर रिजिड एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल। पार्टिकल्स रिजिड यानी कि हार्ड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल मतलब हम उनको प्रेस नहीं कर सकते, उनको स्क्वीज जैसे नहीं होता है, दबा नहीं सकते हैं। लिक्विड क्या होता है? पार्टिकल्स आर नॉट रिजिड बट आर कंप्रेसिबल टू सर्टेन एक्सटेंट। पार्टिकल्स, इस लिक्विड के पार्टिकल्स रिजिड नहीं होते हैं बट हम उसको कुछ सेंस तक, कुछ एक्सटेंट तक हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस में पार्टिकल्स आर नॉट रिजिड एंड आर कंप्रेसिबल। पार्टिकल्स रिजिड नहीं होते हैं बट कंप्रेसिबल होते हैं। फिर आता है सॉलिड। इस सॉलिड के एग्जांपल्स क्या है? स्टोन या वुड। क्या आप स्टोन को कंप्रेस कर सकते हो? वुड को कंप्रेस कर सकते हो? नहीं ना। और लिक्विड में क्या एग्जांपल्स है? लिक्विड वाटर या मिल्क, इनको हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस में ऑक्सीजन एंड स्टीम। Now question number 29, the given figure represents a tissue found in the human body। हमें एक यहाँ पे इमेज दी हुई है, ये टिश्यू है और ये टिश्यू हमारे बॉडी में पाया जाता है। आइडेंटिफाई द टिश्यू। हमें टिश्यू को पहचानना है कि कौन सा टिश्यू है और हमें रीज़न भी देना है कि हमें क्यों लगता है कि ये वही टिश्यू है। ठीक है, स्टेट इट्स लोकेशन इन द बॉडी। ये बॉडी में कहाँ पाया जाता है? इज़ इट वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री नेचर। क्या ये हमारे कंट्रोल में है या नहीं? तो आप डायग्राम को देखो, यहाँ पे आपको स्ट्रिएशंस दिख रहे हैं, लंबे लंबे लाइंस आपको दिख रहे हैं। बीच में आपको इंटरकैलेटेड डिस्क दिख रही होगी, ठीक है, वाइट कलर की इंटरकैलेटेड डिस्क। एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है और ये ब्रांच्ड भी है। तो ये कौन से सेल्स होते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क तो एक ही सेल में होते हैं, एक ही टिश्यू में होते हैं। कौन सा होता है वो होता है कार्डियक मसल का टिश्यू, कार्डियक मसल फाइबर। तो ये क्या है? ये कार्डियक मसल फाइबर। तो चलो अब इसका आंसर देखते हैं। The given figure shows cardiac muscle tissue because the cells are striated, uninucleated and branched। जैसा कि मैंने कहा था, जो फिगर है वो कार्डियक मसल टिश्यू का एक फिगर है, क्योंकि जो सेल्स है वो स्ट्रिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है मतलब एक ही न्यूक्लियस है, और ब्रांच्ड है। ब्लैक कलर का न्यूक्लियस था। ठीक है, कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के वॉल्स में कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कंटिन्यूसली। जो कार्डियक मसल होता है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर देयर वर्किंग। हमारा कार्डियक मसल पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, हेंस दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। हमारा जिस मसल या जिस टिश्यू पे कंट्रोल होता है वो होता है वॉलेंट्री, और जिस पे कंट्रोल नहीं होता है जैसे कि हार्ट मसल्स होता है इनवॉलेंट्री। कि आप अपने अकॉर्डिंग हार्ट मसल्स को बोलोगे कि नहीं अब तुम धड़को, अब मत धड़को, ऐसा नहीं होता है ना। दिल हमेशा धड़कता रहता है, दिल धड़क नहीं दो। तो सेम वैसे ही हमेशा ये क्या होता है? इनवॉलेंट्री ही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट वुड हैपन इफ पोल्ट्री बर्ड्स आर लार्जर इन साइज एंड हैव नो समर एडेप्टेशन कैपेसिटी।
क्या होगा कि जो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं, जैसे कि मुर्गियाँ और मुर्गे जहाँ पे पाले जाते हैं जानकर, उनको बोलते हैं पोल्ट्री। वहाँ पे जो पोल्ट्री फार्म्स होती हैं वहाँ पे होती हैं पोल्ट्री बर्ड्स। तो पोल्ट्री बर्ड्स अगर लार्ज इन साइज़ होंगी और उनके पास कोई भी समर एडेप्टेशन कैपेसिटी नहीं होगी, समर एडेप्टेशन कैपेसिटी मतलब समर मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो इतनी गर्मी में वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ, अंडे दे पाएँ, है ना। और इस तरह से बात होती है। देन इन ऑर्डर टू गेट स्मॉल साइज पोल्ट्री बर्ड्स हैविंग समर एडेप्टेबिलिटी, तो अगर हमें छोटे साइज़ के पोल्ट्री बर्ड्स चाहिए जिनका समर एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो, मतलब वो समर में मर ना जाए, है ना, गर्मी को अपने आप में वो कंट्रोल कर पाएँ। व्हाट मेथड्स विल बी एम्प्लॉयड, तो क्या मेथड्स यूज़ करेंगे जिससे हमें अच्छे समर एडेप्टेबिलिटी वाले पोल्ट्री बर्ड्स मिल सके। तो चलो आंसर देखते हैं। लार्ज साइज बर्ड्स रिक्वायर मोर फीड। ऑफ कोर्स अगर बड़ी साइज़ की बर्ड्स होंगी तो उन्हें ज़्यादा फीड चाहिए करना पड़ेगा, मतलब उन्हें ज़्यादा भूख लगेगी। समर एडेप्टेशन इज़ कनेक्टेड विद एग लेइंग, जैसे मैंने बोला था कि समर एडेप्टेशन ज़्यादा हो गया तो एग लेइंग में प्रॉब्लम होगी। लेस समर एडेप्शन रिड्यूसेस एग लेइंग, अगर वो समर को अडेप्ट नहीं कर पा रही है, समर सीजन्स में वो मर जाती हैं, तो हमें गर्मियों में एग कैसे मिलेगा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वैसे खाना तो नहीं चाहिए, स्टिल जो लोग खाते हैं उनको तो हर सीज़न में चाहिए होते हैं एग अपने प्रोटीन के नाम पर। तो उन अगर समर में वो मुर्गियाँ ही नहीं रहेंगी तो फिर उनको एग कैसे मिलेगा, तो उनकी समर एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो स्मॉल साइज़ पोल्ट्री बर्ड्स आर प्रेफर्ड फॉर, स्मॉल साइज़ को हम लोग क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोअर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड होता है, उनका साइज़ स्मॉल होता है तो फीड कम करती हैं, उनको कम खाना देना पड़ता है, वो ज़्यादा सर्वाइव करती हैं। हायर एग लेइंग कैपेसिटी, उनकी जो एग लेइंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और लोअर रिक्वायरमेंट फॉर स्पेस, और वो स्पेस भी कम घेरती हैं, ऑफकोर्स छोटी साइज़ की कभी भी एडजस्ट हो जाएंगी। इन ऑर्डर टू गेट स्मॉल साइज पोल्ट्री बर्ड्स हैविंग समर एडेप्टेबिलिटी, अगर हमें स्मॉल साइज़ की पोल्ट्री बर्ड्स चाहिए जिनकी समर एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसके लिए हमें क्या क्या मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। इंट्रोड्यूस रिक्वायर्ड एक्जॉटिक बर्ड्स फ्रॉम द आउटसाइड, हमें आउटसाइड से मतलब बाहर के इन्वायरमेंट से एग्जैक्ट एक्जॉटिक बर्ड्स चाहिए होती हैं जो कि समर में ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी से रह सकें। क्रॉस ब्रीड द लोकल बर्ड्स विद एक्जॉटिक बर्ड्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अच्छी ब्रीड को लाकर हमारे यहाँ की जो लोकल ब्रीड है उनमें क्या कराना पड़ता है, ब्रीडिंग करानी पड़ती है, क्रॉस ब्रीडिंग करानी पड़ती है, जिससे हमें वही जनजातियाँ मिले जो कि समर एडेप्टेबिलिटी में अच्छे से जी सकें। तो ये आंसर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। लिस्ट द पैरामीटर्स विच कैरेक्टराइज अ साउंड वेव, हमें कुछ पैरामीटर्स बताने हैं जो कि साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक बताता है। सेकेंड, गिवन बिलो आर जोग्राफिकल वेव शेप्स ऑफ टू साउंड वेव्स, नीचे हमें टू साउंड वेव्स के कुछ वेव्स बनाए हुए हैं। आइडेंटिफाई द साउंड विच हैज़, पहला क्या है, हायर पिच, फिर है हायर लाउडनेस। हमें इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किस साउंड वेव के पास में हायर पिच है और किसके पास हायर लाउडनेस है, और उसका रीज़न भी देना है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वेलोसिटी। हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, हमें वेवलेंथ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और उसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो चलिए आंसर देखते हैं। पहले का आंसर है पिच, लाउडनेस और स्पीड, ये तीन चीज़ साउंड वेव को कैरेक्टराइज करती हैं। साउंड वेव कैसा है, उसका पिच, उसकी लाउडनेस और उसका स्पीड बताता है। सेकेंड का आंसर है बी हैज़ हायर पिच, जो बी वाला जो सेकंड डायग्राम था हमारा, आप डायग्राम जाके वापस देख सकते हो, जो सेकंड वाला डायग्राम था हमारा उसका हायर पिच होगा, क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, आप इमेज में देख सकते हो। एंड ए जो है उसका मोर लाउडनेस है, क्यों, क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो लार्जर है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ये सब आपको पता ही होगा क्योंकि आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो साल भर, फिर आपने क्या ही पढ़ा अगर आपको एम्पलीट्यूड नहीं पता है। एक वेव का बीच में जो डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड ही होता है, ठीक है। तो एक में मोर लाउडनेस होगा, बी में हायर पिच होगा। जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमारा जिसमें वेलोसिटी निकालनी थी हमें, वेवलेंथ और लैम्डा, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, और हमें क्या दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी में क्या था, 2 किलो हर्ट्ज़, तो 2 किलो हर्ट्ज़, तो हम इसको 2000 हर्ट्ज़ में लिखेंगे, किलो को हमने 1000 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 2000 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या था 35 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.35 मीटर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकंड में आएगा। हमने यहाँ पे कन्वर्जन क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो हमें उसी में आंसर निकालना होगा, ठीक है। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, तो ये था हमारा पूरा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। एन 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kilogram, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5,000 Newton, तब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन और फोर्स ऑफ द फर्स्ट वेगन ऑन द सेकेंड वेगन।
एक 8000 किलो का इंजन है, ठीक है, जो कि 5 वैगॉन्स, जिसका वेट कितना है ईच, मतलब एक वैगॉन का वेट है 2000 kg और वैसे ही 5 वैगॉन्स हैं, ठीक है। तो इतना वेट वो एक ट्रेन में इतने वैगॉन्स हैं उसको वो पुल कर रहा है, क्या, 8000 kg का इंजन हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे। अगर इंजन जो है वो 40,000 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करता है और जो ट्रैक है, जो पटरी है, वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि ओपोज वाला फोर्स 5000 न्यूटन का लगाता है, तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेशन ऑन द ट्रेन और द फोर्स ऑन द फर्स्ट वैगन ऑन द सेकंड वैगन, ये सब कैलकुलेट करना है। तो चलो आंसर देखते हैं। द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ईच वैगन 10। जो ट्रैक है वो हर एक वैगन पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। तो जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, टोटल फोर्स एक्सर्टेड, उसमें से कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ईच वैगन पे, हम उसको अगर माइनस कर दे तो हमारा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकल आएगा। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा था 40,000, उसमें से हम माइनस कितना करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ईच वैगन पे कितना फोर्स लग रहा था 5000 का, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, याद करो फ्रिक्शनल फोर्स। तो 5 वैगन थे, 5 पे अगर ईच पे अगर 5000 लग रहा है तो 5 पे कितना लगेगा 25,000। तो 40,000 में से अगर हम 25,000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आता है 50,000 न्यूटन। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। टोटल मास इक्वल टू मास ऑफ 5 वैगॉन्स। पहले हम टोटल मास निकाल रहे हैं कि हमारे पास टोटल मास कितना है, फिर हम फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। मास 5 वैगॉन का मास, उसके साथ इंजन का मास, तो कितना होगा, एक वैगॉन का मास कितना था 2000 kg, अब थे कितने 5, तो 5 इंटू में 2000 प्लस इंजन का मास था 8000 kg, पहली लाइन में दिया हुआ था। इन दोनों को जब हमने कैलकुलेट किया हमारे पास आया 18,000 किलोग्राम का मास। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास, है ना। मास अगर नीचे चला आएगा तो एक्सेलरेशन हमें पता चल जाएगा। तो फोर्स कितना था 15,000 न्यूटन, अभी ऊपर निकाला, देन उसमें मास कितना है 18,000 किलोग्राम। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ट्रेन पे कितना आया, 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। अब लास्ट क्या था, फोर्स एफ एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट वैगन इज अपोजिट टू द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ सेकंड वैगन। अगर एक वैगन दूसरे वैगन पे फोर्स लगा रही है तो ऑफ कोर्स उतना ही फोर्स लगाएगी जितना दूसरा वैगन पहले वैगन पे अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ध्यान से समझो, अगर एक वैगन दूसरे वैगन पे फोर्स लगा रही है तो दूसरा वैगन पहले वाले पे अपोजिट में जितना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा उतना ही तो पहला वाला वैगन दूसरे पे फोर्स लगाएगा, है ना। तो उसके बाद जो नेट फोर्स होता है, मतलब टोटल फोर्स कितना है, वो है -5000 न्यूटन, ठीक है। ये नेगेटिव दिखा रहा है कि ये टोटल नेट फोर्स है, जो अपोजिट वाला फोर्स है उस सब मिलाकर, ठीक है। तो 5000 न्यूटन। अब तो सेकेंड वैगन इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो सेकेंड वाला वैगन है वो 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो हमारे पास क्या आ गया, फोर्स -5000 इज इक्वल टू, क्योंकि नेट है ना, नेट वाला निकालते कैसे हैं, टोटल में से कितना माइनस कर देंगे कि नेट हमारा फोर्स निकल रहा है। तो फोर्स माइनस में 5000 इक्वल्स टू 2000 मल्टीप्लाई बाई 0.83, है ना। इसको जब कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 5000, फिर प्लस में करेंगे 1660 फोर्स इक्वल्स टू 6660 न्यूटन, ये हमारा आ गया फोर्स। कैलकुलेशन को समझो, पहले हमने 2000 मल्टीप्लाई में 0.83 किया तो हमारे पास आया 1660। उसके बाद हमने जो इधर में माइनस का 5000 था उसको हमने राइट हैंड साइड लेकर गए तो उसको हो गया प्लस का 5000। अब जब इन दोनों को ऐड कर देंगे हमारे पास आएगा 6660 न्यूटन, इतना आया हमारे पास नेट फोर्स। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, रनर रन्स 1 किलोमीटर साउथ। अपने कॉपी में डायग्राम बनाते हुए चलो, पहले साउथ की तरफ 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर ईस्ट, देन 1 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 2 किलोमीटर वेस्ट टू रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। वो वापस जहाँ से स्टार्ट करता है वहाँ पे वापस आ जाता है। दिस ट्रिप टेक्स 50 मिनट्स। ये पूरा राउंड लेने में उसको 50 मिनट लगते हैं। व्हाट वाज द रनर्स एवरेज स्पीड, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मतलब इसका और पार्ट, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है फॉर अ बॉडी मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है। यूज़ दिस ग्राफ टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टी टाइम। हमें ये बताना है कि जैसे कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इन टी टाइम में हमें इस ग्राफ की हेल्प से उसको एक्सप्लेन करना है।
आंसर है पहले एवरेज स्पीड क्या आता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकाल लो, उसने कितना दौड़ा था 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया था, टोटल हो गया 6 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन क्या है 50 मिनट, इसको कर लो सेकेंड्स में, सॉरी आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो 50 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60, इनको डिवाइड करोगे तो आएगा आवर्स, 5/6 आवर्स में, तो इतने घंटे में उसने 6 किलोमीटर दौड़ा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता चुकी थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, डिस्टेंस क्या था 6 डिवाइडेड बाई 5/6 करो, आंसर आएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट जीरो था, क्योंकि वो वापस उसी जगह पे आ गया था जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। ये इतना समझ में आया आपको। अब और पार्ट का आंसर देखते हैं। इसमें हमें ग्राफ बनाना था, ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे वर्टिकल में वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल पे टाइम है। इन दिस ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, यहाँ पे a पॉइंट है, वहाँ पे देखो u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक टाइम t पे जाके उसकी वेलोसिटी v हो गई, एक्सेलरेशन a मान लो और टाइम हो गया t। तो देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन t सेकेंड, हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना था बाय बॉडी इन t सेकेंड, इक्वल टू एरिया बिटवीन द वी ग्राफ। जो ये वी ग्राफ के बीच का एरिया होगा वही उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा बिटवीन द वी ग्राफ एंड एक्स एक्सेस देखो, और जो वी ग्राफ ने एरिया कवर किया वही तो उसका डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन t सेकेंड क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम OABD। जो ट्रेपीजियम बना है, ओ पॉइंट देखो ओरिजिन, देन ए पॉइंट जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, फिर बी पॉइंट और फिर डी पॉइंट लास्ट में। इसका फॉर्मूला क्या होगा ट्रापीजियम का, पहले देखो ट्रापीजियम में ABC, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है, लेकिन ट्रापीजियम का फॉर्मूला देख लो, इक्वल टू में हाफ मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर हो गया हाफ मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, एक तरफ है u और दूसरी तरफ में है v, u प्लस में v, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच में कितना होगा, टाइम का ही तो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया टाइम। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी u प्लस वी होल मल्टीप्लाई बाई t एंड होल डिवाइडेड बाई 2। ये रहा इसका आंसर। एक तरह से डेरिवेशन भी छोटा सा, तो आप इसको नोट डाउन करके रखना, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। अब हमारे 2 और सेक्शन बचे हैं, सेक्शन डी और सेक्शन ई, उनको हम बाकी की वीडियोस में करेंगे, बाकी के पार्ट्स में। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।